हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश चैनल। दोस्तों, आज है 25 तारीख और हम देखेंगे 24 नवंबर, एक दिन पहले की जो अपडेट होती है, क्योंकि आज तो 25 है, आज की अपडेट आपको मिलेगी। तो हम लोग 24 तारीख की जो है लेटेस्ट करंट अफेयर्स में जो भी अपडेट है वो देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला एक जो है अध्ययन हुआ है। एक अध्ययन की रिपोर्ट के दौरान अंटार्कटिका के जो ऊपर है ओजोन छिद्र के आकार में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ओजोन छिद्र के आकार में मतलब जो आकार है वो कुल मिला के कम हो रहा है। वृद्धि का मतलब ये है कि जो आपका लेयर था वो जो है धीमे धीमे कम हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है इसका। ठीक है, तो इसी का जो है अध्ययन किया गया है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि 2020 और 22 के दौरान किए गए एक अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका के ऊपर मौजूद ओजोन छिद्र जो है बड़ा हो रहा है। ठीक है, ओजोन छिद्र आप जानते हैं दोस्तों कहाँ है। ये आपका समताप मंडल में एक क्षेत्र होता है, जैसे आपका वायुमंडल में परत परत होती हैं, तो इसी में एक समताप मंडल होता है, उसमें ये ओजोन परत होती है। तो ओजोन परत को जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है, इस रिपोर्ट में बात कही गई है। ओजोन बनता कैसे है दोस्तों? ये आपके जो ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर आपके ओजोन परमाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए और क्या कहा गया इसमें। देखिए, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के निर्माण के संभावित कारक क्या होते हैं। ठीक है, ओजोन छिद्र कैसे बनता है। देखिए, यहाँ पहला एक दिया गया है कि अंटार्कटिका पर जो है वह पोलर वोर्टेक्स है, उसमें परिवर्तन की वजह से। ये पोलर वोर्टेक्स क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। देखिए, आप ये जो देखते होंगे इसमें दक्षिणी ध्रुव जो आपका कौन सा है, आपका ये दक्षिण है, ये आपका दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव में समताप मंडल में चक्रवात के रूप में वायु का परिसंचरण होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर होता है। इस परिसंचरण की वायु से बहुत ठंडी होती है, आप जानते हैं ऊपर नीचे बहुत ठंडा है। इस चक्रवाती परिसंचरण को हम जो है पोलर वोर्टेक्स बोलते हैं और यह जो है ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, दूसरा, वन में जो आग लग जा रही है आजकल देख रहे होंगे आप लोग, चाहे अलास्का क्षेत्र हो, चाहे आपके न्यूयॉर्क हो। ठीक है, और ज्वालामुखी जो उद्गार हो रहे हैं, तो इन दोनों की वजह से दोस्तों इसमें एक निकलता है एरोसोल। तो एरोसोल भी ओजोन परत के लिए जो है एक जिम्मेदार गैस है। ठीक है, आगे देखिए, आगे वायुमंडल में जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, ये इसकी प्रचुरता में वृद्धि हो रही है, इस कारण भी ओजोन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मुख्य कारक हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है कि ओजोन परत पृथ्वी की वायुमंडल में गैस की एक पतली कवच होती है। यह सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की ऊंचाई से रक्षा करती है। भाई, इसकी वजह से क्या होता है, जो अगर ये ज़्यादा क्षेत्र बढ़ाएगा तो हम लोगों को स्किन की प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएंगी, तो इससे हमको बचाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, मानव द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें ये ग्रीन हाउस गैसें क्या कर रही हैं, ओजोन परत को नष्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इन गैसों को जो जो गैसें ओजोन परत को नष्ट करती हैं उनको बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS। ठीक है, तो ODS कहते हैं उसको। ODS में मुख्य रूप से आप क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन, CFC और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हेलोन्स, ये सब आपके आपके ODS होते हैं। ODS क्या है आपके, जो आपके ग्रीन हाउस गैस हैं जो ओजोन की परत को नष्ट कर रहे हैं, वो जो है आपके ODS होते हैं। ठीक है, 1987 में आप जानते हो दोस्तों, 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, कम करने की बात की गई थी आपका 1987। तो 1987 का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपका ओजोन परत के उससे है। ठीक है, बताने से है। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 और 30 पर पहली प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये हेल्दी एजिंग क्या है? सबसे पहली बात, जैसे जो हेल्दी एजिंग है इसका मतलब ये होता है कि इससे आपकी उम्र बढ़ रही है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी जो कार्यरत क्षमता होती है वो कम होती जाती है, तो उसी को जो है विकसित करना और इसे बनाए रखना ही हेल्दी एजिंग कहलाती है। मतलब आपकी एज बढ़ रही हो, लेकिन एज को बढ़ने के साथ आपके कार्य क्षमता पर जो है कोई बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े, उसी को बनाए रखने के लिए आपकी हेल्दी एजिंग का कंसेप्ट आया है। तो इसमें क्या हुआ है कि WHO ने और संयुक्त राष्ट्र ने, तो WHO और UN ने हेल्दी एजिंग पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021-30 पर 21 और 23 के लिए पहली प्रगति रिपोर्ट जारी की है। और इसमें कहा गया है कि 21-30 का जो लक्ष्य है वो ये है कि सभी को, चाहे वो कहीं भी रहें, स्वास्थ्यपूर्ण जो है आयु वृद्धि मतलब एजिंग सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग, उनको गरीबी चक्र में फंसने से बचाने के लिए काम करना होगा। कुपोषण के दुष्चक्र से बाहर निकालने का क्या होगा, देखभाल हेतु जो दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है उसको समाप्त करना होगा।
समाज में लंबे समय तक योगदान देने और उत्पादकता में वृद्धि के लिए भी काम करना होगा। तो ये सब जो है आपकी हेल्दी एजिंग के लिए कार्य करेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, समावेशी और सार्वभौमिक विकास होगा, कोई भी पीछे न छूटे ये ध्यान रखना होगा, बहुहितधारक मतलब सभी का हित इसमें समाहित होगा, समानता और पीढ़ियों के बीच एकता होगी, मतलब जो जनरेशन हम लोग की है और जो बुढ़े हैं दोनों के जनरेशनों को आप एक साथ इस तरीके से उनका मार्गदर्शन किया जाएगा कि दोनों को जो जनरेशन है वो गैप को खत्म किया जाए। ठीक है, तो एक अच्छा एक कंसेप्ट है आपका WHO और यूनियन द्वारा। अगला देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका दोस्तों है, केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ILO कन्वेंशन की अभिपुष्टि करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। ठीक, इसमें देखिए हाल ही में क्या हुआ है आप जानते होंगे, उत्तराखंड के सिक्यारा सुरंग में जो है एक आपका लैंडस्लाइड हुआ है। तो इसकी वजह से जो है श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में चिंता व्यक्त की है किसने, CTU ने। ठीक है, तो CTU क्या होते हैं, ऐसे संगठन होते हैं जिनका लक्ष्य अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आपका देखिए भारत में श्रमिकों की सुरक्षा, व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ संहिता आपका ये OSHWCC 2020 के अंतर्गत आता है। और इसमें चिंताएं क्या हैं कि इसमें समस्या यह है कि इसके अंतर्गत वही प्रतिष्ठान आते हैं, वही कंपनी आती हैं जिनके कम से कम 10 या उससे अधिक श्रमिक इनके प्रतिष्ठान में जो है रजिस्टर होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, इसमें सिविल अदालतों जो मामले की सुनवाई जो है वो नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ इनमें कमियां हैं। हालांकि इसके बारे में आपको बहुत जानने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है ILO, चूँकि ILO आपका चर्चा में है। ठीक है, तो ILO क्या है, आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। इसकी स्थापना साल 1919 में हुई थी। ठीक है, और इसमें सदस्य कितने हैं, 187 सदस्य है। भारत भी इसका एक संस्थापक सदस्य रहा है। इसका उद्देश्य क्या रहता है कि कार्यस्थल पर अधिकारियों को बढ़ावा देना, श्रमिकों के रोजगार के बेहतर अवसर को प्रोत्साहित करना, सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना और कार्य से संबंधित समस्याएं कोई अगर हैं तो उन पर जो है वार्ता करना। ठीक है, तो ये सब आपकी वो थी। आगे देखिए, आगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपका है नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और सोशल इम्पैक्ट फंड की शुरुआत की है। GDPIR और SIF दोनों भारत की नेतृत्व वाली पहले हैं और इनकी घोषणा कब हुई है, G20 में हुई है। ठीक है, यही महत्वपूर्ण था। बाकी आपको पढ़ना हो तो मैं PDF दे दूंगा, आप आराम से पढ़िएगा उसको, और जो भी आपको लगता है महत्वपूर्ण तो आप उसको डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर कन्वेंशन स्थापित करने से संबंधित एक संकल्प के पक्ष में मतदान किया है। ठीक है, तो इस संकल्प को जो है नाइजीरिया ने प्रस्तुत किया था और इसका शीर्षक था संयुक्त राष्ट्र में समावेशी और प्रभावी तरीके को अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को प्रोत्साहन देना। ठीक है, आप जानिए UNGA के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ये क्या है, यह नीति निर्माण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है। ठीक है, और इसमें टोटली जितने 193 सदस्य हैं सभी को एक समान मत प्राप्त है। ठीक है, वीटो का किसी पावर नहीं है इसमें। यह संयुक्त राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला अंग है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या होता है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नियुक्त करना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना और संयुक्त राष्ट्र की बैठक को मंजूरी देना। ठीक है, तो ये सब आपका UNGA काम होता है और किसके अंतर्गत है, आपका संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग है। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें आपका है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये क्या है, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल दोस्तों आपका ये IGBC की नेट जीरो मिशन के तहत एक नया ग्रीन रेटिंग टूल पेश है। ठीक है, टूल है प्रकार से, और यह टूल देश में ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं की कार्रवाई में तेजी लाएगा। ठीक है, बस ये है। आगे देखिए, IGBC की जो स्थापना दोस्तों आपका 2001 में हुई थी और ये भारतीय उद्योग परिसंघ ने की थी इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है, आपका हैदराबाद में है। ठीक है, तो IGBC का मुख्यालय कहाँ है, आपका हैदराबाद में है और यह हरित परियोजना को प्रमाण पत्र देने वाले भारत की प्रधान संस्था है। ठीक है, तो किसी भी परियोजना को आपका मतलब एनवायरनमेंट के अनुकूल है तो उसका जो है प्रमाण पत्र देता है। दूसरा, IGBC का विजन क्या है, तो 2025 तक भारत में हरित भवनों और ग्रीन एनवायरनमेंट में विश्व को जो है अग्रणी बनाना। ठीक है, तो इसका लक्ष्य है, कुल मिला के पर्यावरण पर काम करता है ये। आगे देखिए देशी, तो दोस्तों देशी क्या है, देशी महत्वपूर्ण टर्म है, आप भी जानिए। तो डिजिटलाइजेशन, एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन, ये आपका देशी का फुल फॉर्म है। तो देशी आपका महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये भारत और फिनलैंड ने जो है संयुक्त रूप से जो है शुरू किया है। ठीक है, तो किसके बीच है, महत्वपूर्ण ये है कि भारत और फिनलैंड। ठीक है, ये क्या है, ये भारत के साथ फिनलैंड का पहला निर्यात संवर्धन कार्यक्रम है। इसमें सभी क्षेत्र जो है शामिल होंगे। ठीक है, तो बस आप इतना जानिए कि भारत और फिनलैंड की एक संयुक्त पहल है। ठीक है,
आगे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, कम्बाला उत्सव। तो कम्बाला उत्सव पहली बार ये जो है बेंगलुरु में मनाया गया है, ठीक है। तो ये पहले बनाया गया है कम्बाला उत्सव, तो महत्वपूर्ण रहता है कहाँ, बेंगलुरु में। इसमें क्या होता है, इसमें भैंसों की दौड़ कराते हैं, ठीक है, भैंसों की, ठीक है। और यह कर्नाटक के तटीय भागों में रहने वाले किसान इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कर्नाटक के लोग इसमें भाग लेते हैं और दौड़ होती है भैंसों की, ठीक है। आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि इसमें भरपूर फसल के लिए भगवान शिव के अवतार भगवान कादरी, शिव भगवान कादरी कौन है, शिव के अवतार हैं, मंजूनाथ के अभिनंदन में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का एक है। तो कम्बाला महोत्सव कहाँ है, कुल मिला के बेंगलुरु में, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से ई कॉमर्स कार्गों की आवाजाही की है। ये आपका दोस्तों अमेजन जो कंपनी है, अमेजन कंपनी ने आपका IWAI से, मतलब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से समझौता किया है और इसके अंतर्गत जो है वो शिपमेंट करेगी, ठीक है। तो इसमें आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है, ये गंगा नदी की इलाहाबाद से हल्दिया मतलब पश्चिम बंगाल तक के खंड को शामिल करता है। इसकी लंबाई कितनी है, 1620 है, ठीक है। वर्तमान में कितने आपके राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, टोटल आपके 24 जलमार्ग हैं, ठीक है। और 2047 तक जो है इनकी संख्या 50 से अधिक करने की जो है मंशा है, ठीक है। जलमार्ग के लाभ क्या होते हैं दोस्तों, इसमें परिवहन जो होता है, परिवहन की लागत और ईंधन की बचत होती है और यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट कम में कमी आती है, ठीक है। संगाई हिरण, ठीक है दोस्तों, मणिपुर में आपका जो संगाई हिरण है, आप जानते हो कि मणिपुर में एक लोकटक झील है, तो लोकटक झील में कुछ जल विद्युत परियोजना चला रही हैं, उसकी वजह से संगाई हिरणों को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसा एक रिपोर्ट में आया है। संगाई हिरण ये आपका केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ, मणिपुर में। और यहाँ संगाई हिरण का एकमात्र ये प्राकृतिक पर्यावास है, तो महत्वपूर्ण रहता है कौन सा, केवुल लामजाओ। और ये विश्व का एकमात्र जो है भारत का तैरता हुआ आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, जानते होंगे आप लोग। IUCN की स्थिति में आपकी जो संगाई हिरण है वो किस तरीके से पोजीशन में है, एंडेजर्ड है, ठीक है, एंडेजर्ड है ये लोग। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में जो है इनको शामिल किया गया है, ठीक है। लोकटक झील यह पूर्वोत्तर भारत की तारा जल की सबसे बड़ी झील है और ये झील तैरते हुए बायोमास के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो तैरता बायोमास होता है उसको वहाँ फूमड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, फूमड़ी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण टर्म था आपके लिए। आगे बढ़िए, आगे नेक्स्ट टॉपिक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये आपका मिल्की वे आकाशगंगा के सघन केंद्रीय भाग की तस्वीर ली है इसने, और इसमें इसकी कुछ नई विशेषताओं का जानकारी मिली है। इसमें बताया गया है कि सेजिटेरियस ए आकाशगंगा केंद्र में एक स्थित सुपरमेसिव ब्लैक होल पाया गया है, ठीक है, इनकी जानकारी मिली है इनको, कौन सा, सेजिटेरियस ए। तो ये क्या है, ये आकाशगंगा केंद्र में स्थित एक सुपरमेसिव ब्लैक होल है, ठीक है। ब्लैक होल आप जानते हैं दोस्तों कि उसका दिमाग इतना अधिक होता है कि प्रकाश को भी जो है वो अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसने हब्बल टेलीस्कोप की जगह ली है और यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है। और इसे किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडा की एजेंसी, इन तीनों ने जो है संयुक्त रूप से तैयार किया है, ठीक है। आगे दोस्तों ये है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म। ये क्या है, ये आपका सुना आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय जो कि आप सेबी बोर्ड है, सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ये क्या करेगा, जैसे दोस्तों आप लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे, तो ट्रेडिंग के समय टेक्निकल ग्लिच की वजह से निवेशक अपना जो ऑर्डर करते हैं वो एग्जीक्यूट कभी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके नुकसान होता है उनको। तो इसमें 2 फेस होते हैं, एक प्राइमरी और एक डिजास्टर, इसी की रिकवरी साइड। तो इसी को जो है सही तरीके से कारण करने के लिए आपका ये IRRA लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। लास्ट टॉपिक है इसका, आपकी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, न्यायमूर्ति जो है आपकी फातिमा बीबी, आप जानते होंगे इनका जो है निधन हुआ है हाल ही में। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी का निधन हो गया है। इनके बारे में मुख्य पॉइंट जान लीजिए। इनका जन्म जो है त्रावणकोर जो केरल में हुआ था, वहाँ हुआ था, और 1950 में दोस्तों बार काउंसिल से गोल्ड ठीक है, गोल्ड पाने वाली पहली महिला स्नातक थी, ठीक है। तो पहली महिला लॉ स्नातक जिन्होंने स्वर्ण पदक पाया था, कहाँ से, बार काउंसिल से, ठीक है, कब, 1950 में, ठीक है। और ये 1974 में जिला सत्र न्यायाधीश बनी थी, ठीक है, कहाँ, केरल में, ठीक है। और उन्होंने जो है दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया है। तो कभी कभी कोर्ट के रूप में पूछा सकता है कि इन्होंने क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया है, बिल्कुल किया है। और ये तमिलनाडु की राज्यपाल रहेंगे, ठीक है। तो इनका क्या रहा है सेवानिवृत्ति, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही हैं
राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य रही हैं और तमिलनाडु की राज्यपाल रही हैं। ठीक है, तो ये आपकी देखिए आप चित्र देख पा रहे होंगे, यही है आपकी, ठीक है, फातिमा बीबी। ये देखिए आपकी 19 आपका 96 साल की जो है उम्र में इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो 1927 से 2023। दोस्तों ये आपका आज का टॉपिक था।